किसी को होस्ट बनाया है क्या? नहीं, तो फिर पीछे जा जाके करना पड़ता होगा। ऐसे करके उल्टा करते हैं, बहुत मेहनत पड़ता है। अच्छा, नो, कुछ समय लगेगा कैमरा सेट करने में, तो आप लोग थोड़ा कैमरा तो इस तरफ का है। अच्छा, उधर आप करोगे। अच्छा, ओके, ऐसे उल्टा कर दीजिए जो इस तरफ का चला है। कैमरा को इधर पहले करिए, इस साइड का करिए, मतलब फोटो जो पीछे का करिए। नहीं हो रहा है क्या? उससे खोलिए कर। संख्या बढ़ रही है। पैन का चित्र नजर आ रहा है, इसी का पैन का ही चित्र नजर आ रहा है। पेन को हटाते हैं सर, पेन का ही चित्र आ जा रहा है। हाँ, अब ठीक है, अब चलिए करिए। Okay, now, good noon to everybody. And I think अभी तक के क्लासेस में हम लोग सारे के सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स पढ़ रहे थे। भैया बहन, पॉवर्टी के कॉजेज देखने के बाद, निर्धनता के कारणों को देखने के बाद, हम लोगों ने पिछले 2 क्लासेस निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को देखा। हम लोगों ने पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को देखा और भैया बहन, मैंने उसमें आपको प्रधानमंत्री रोजगार योजना, उसके बाद SGSY स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, ग्रामोदय योजना, NREGA नरेगा, NFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, काम के बदले अनाज योजना आदि निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रमों के विषय में विस्तार से बताया। भैया बहन, आज के क्लास में अब हम लोग इस चैप्टर के समापन के तरफ हैं। नाउ वी आर ऑन द ब्रिंक ऑफ द कंक्लूजन। ओके, अब हम लोगों को 2 छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने हैं। आपसे मैं 10 मिनट लूंगा दीदी, आपको आज परेशान करेंगे, बस आज बैठा, कल हम अपना सब कुछ लेके आएंगे। 2 मिनट रुकिएगा, जरा सा यहाँ एडमिट कर दीजिएगा, अभी और आए होंगे। तो आज हम लोग 2 टॉपिक पर कंसंट्रेट करेंगे भैया बहन, और उस 2 टॉपिक में एक मैंने लिखा है अंतरराज्यीय विषमता। भैया बहन याद रखें, आइदर 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन, ये अंतरराज्यीय विषमता, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, यानी निर्धनता सभी राज्यों में। हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था विशाल है। सिविक्स पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं वी हैव 28 स्टेट्स, 6 यूनियन टेरिटरीज। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम कहते हैं 28 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगम है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भैया बहन, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में इंटेंसिटी और प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी, यानी निर्धनता की तीव्रता
और निर्धनता का अनुपात, इंटेंसिटी एंड प्रोपोर्शन बोथ जस्ट वेरी स्टेट टू स्टेट। और इस क्वेश्चंस को लिखने के लिए भैया बहन आपको सुंदर सुंदर डाटा की प्रस्तुति करनी पड़ेगी। जैसे आपने निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम में अलग अलग ईस्वी को देखा था भैया बहन, उसी तरह इसमें भी आपको तरह तरह से भैया बहन क्या करना होगा। इसमें आपको ईस्वी तो याद रखने ही पड़ेंगे, साथ ही ईस्वी याद रखने के साथ भैया बहन आपको एक चीज़ और करना होगा, और वो क्या है, वो है कि वो हर एक राज्यों में इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी किस तरह से बढ़ती घटती है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखिए, बिहार और उड़ीसा को ध्यान से आप देखेंगे। बिहार और उड़ीसा भैया बहन, बिहार और उड़ीसा हमारे देश का सबसे निर्धनतम राज्य है। उड़ीसा को लोग इस श्रेणी में सबसे ऊपर रखते हैं। यानी अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि सबसे निर्धन राज्य का नाम बताइए, तो भैया बहन आप झट से बोलेंगे सबसे निर्धन स्टेट का नाम है उड़ीसा। दूसरे नंबर पर हमारा बिहार, और इसका प्रोपोर्शन भी आप याद रखेंगे। बिहार का पॉवर्टी रेशियो है 33.7%। याद रखिए, प्रोपोर्शन ऑफ पॉवर्टी इन बिहार 33.7%। भैया बहन इसी तरह उड़ीसा का पॉवर्टी रेशियो है 37.6%। यानी उड़ीसा सबसे निर्धन स्टेट हुआ। उड़ीसा सबसे निर्धन, दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल। इस तरह से बढ़ते जाता है। अब जब हम लोग डिटेल करते हैं इसको, तो हम देखते हैं नीचे का लाइन देखिए आप, केरल, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में निर्धनता में निरंतर कमी आई है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ भैया बहन? इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे स्टेट भी पहले निर्धन राज्यों की सूची में ही शामिल थे। बाद में धीरे धीरे विगत कई वर्षों में, यानी कि 90 से लेकर के 2000 तक, याद रखिएगा, लिखिएगा, अंतरराज्य विषमता पर आपको एक आलेख लिखने आएगा, आलेख टाइप का क्वेश्चन आएगा लिखने, तो आप लिखेंगे बिहार उड़ीसा निर्धनतम राज्य के बाद आप इन स्टेट्स का नाम लिखेंगे कि ये सभी स्टेट भी निर्धन राज्यों की सूची में ही थे। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ भैया बहन? धीरे धीरे इन राज्यों का जो है वो इसमें निर्धनता में बहुत कमी आई। विगत 10 वर्षों में, यानी 90 के दशक से लेकर के, टाइम भी लिखिएगा, 90 के दशक से लेकर के, यानी 1990 से लेकर 2000 तक, इस 10 इयर्स के डिकेड में इन राज्यों में निर्धनता में बहुत कमी आई, प्रति व्यक्ति आय में निरंतर बढ़ोतरी हुई। भैया बहन अब आपको मैं आगे, अब देखिए बीच बीच में जो आते हैं आप लोग, उसके चलते कितना प्रॉब्लम हमको होता है। रिकॉर्डिंग होती है क्लास में और फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि सीरियस टॉपिक है। आज का टॉपिक भी भैया बहन बहुत सीरियस टॉपिक है। हम लोग इंटर स्टेट डिस्पैरिटी पढ़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि आपको और थोड़ा सा और नज़दीक आने से आपको और स्पष्टता के साथ दिखाई
पड़ेगा भैया बहन। अब हम लोग आते हैं इसको लिखने के बाद, अब नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है। पहले इसमें अब यहाँ पर ये भी लिखना जरूरी है कि प्रति व्यक्ति आय भैया बहन, प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा किन दो स्टेट में है, तो हम लोग उसको देख चुके हैं। इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, अंतरराज्यीय विषमता। इसमें 2 पॉइंट हम लोग और लिखेंगे। एक तो ये लिखेंगे कि आपको आएगा कि सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला राज्य कौन सा है भैया बहन? ये राज्य है हरियाणा। हरियाणा, इसको हम लोग सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य मानते हैं। ठीक है। अब दूसरा एक और पॉइंट बनता है, दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। तो भैया बहन दूसरा सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन हो गया? वो हो गया पंजाब। भैया बहन ये एक डाटा हो गया। अब ठीक इसी तरह ठीक इसका उल्टा भी आप बना देंगे, तो उल्टा बनाएंगे तो उसमें भी आपको एक चीज आएगा, है ना? और वो क्या आएगा कि निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, निम्नतम, इसको नोट कर जाएंगे आप, निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है भैया बहन? तो ये राज्य आय वाला राज्य, ये राज्य हो जाएगा आपका कौन? ये हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ये प्रति व्यक्ति हो गया। और उसके बाद फिर इसके बाद हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट में, तो हम लोग बोलेंगे कि दूसरा सबसे निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? दूसरा सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य, निम्नतम आय वाला राज्य। तो भैया बहन उसमें आप लिख देंगे, दूसरा वाले में लिख देंगे आप सबसे अधिक, दूसरा, जैसे हम लोग नीचे वाले में लिखे उसी तरह यहाँ दूसरा निम्नतम, दूसरा निम्नतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य। तो इसमें 2 नाम आते हैं भैया, का भी नाम आता है और पश्चिम बंगाल का भी नाम आता है। इसको हम लोग बंगाल, यहाँ भी हमने पश्चिम बंगाल लिखा है, हाँ लिखे थे, तो पश्चिम बंगाल का नाम अब हो गया बंगाल। इसलिए अब हम लोग पश्चिम बंगाल नहीं बोल करके भैया बहन क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे इसको बंगाल। तो बिहार और बंगाल में प्रति व्यक्ति आय निम्नतम है। अब भैया बहन एक आपको हम बात बता रहे हैं, आपकी किताब में
आपके किताब में बॉक्स में कई एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केस स्टडी। जैसे एक एग्जाम्पल है कि शिवराम का, हाँ, शिवरमन नाम का एक लैंडलेस लेबर है, हाँ, और उसको एक फैमिली चलाना पड़ रहा है। उसके परिवार में 8 बच्चे हैं, मतलब मेंबर हैं, सदस्य हैं। हाँ, अपने भी वो कमाता है, उसकी पत्नी भी कमाने जाती है। उसके बच्चे, कोई बच्चे उसके स्कूल नहीं जाया करते, वो लोग भी छोटे छोटे काम करते हैं। Only his son gets milk sometimes and they find difficult in managing even 2 days meal, even 2 times meal। यानी कि 8 परिवारों वाला उसका परिवार है शिवरमन का। पत्नी भी काम पर जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और बच्चों को दूध खाने को नहीं मिल पाता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, उसका परिवार मॉल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण का शिकार है। निर्धनता की ये सामाजिक कुपरिणाम है। आपको आएगा निर्धनता के सामाजिक कुपरिणाम कौन कौन से हैं, ये मैं आपको कल बताऊंगा। तो इस केस स्टडी में कि उसके परिवार के लोगों को 2 वक्त का भोजन भी नहीं मिल पाता, उसके छोटे छोटे बच्चों को दूध खाने को नहीं मिल पाता, तो क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि निर्धनता एक अभिशाप है जो अपने साथ कुपोषण की भी समस्या लाती है और भूखमरी की समस्या भी लाती है। अंग्रेजी में हम बोलेंगे कि poverty is the greatest curse faced by any economy, and because it carries 2 implications altogether. The first one is the problem of starvation. भूखमरी को अंग्रेजी में बोलते हैं starvation, and the second problem is the problem of malnutrition, यानी जब व्यक्ति को संतुलित भोजन नहीं मिले। भैया बहन, अगर एक मैच्योर व्यक्ति को आप कहेंगे कि इतनी बड़ी समस्या कैसे है, इतनी बड़ी समस्या ये है भैया बहन, अगर एक मैच्योर आदमी को, एक एडल्ट आदमी को बढ़िया भोजन नहीं मिल पाता है, इट्स ओके। लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, 5 ईयर्स 6 ईयर्स ओल्ड के बच्चे हैं, उनको तो न्यूट्रिशियस भोजन चाहिए ही, उनको तो दूध भी चाहिए, उनको फल भी चाहिए, उनको हरी सब्जियां भी चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर इन द बिगिनिंग, अभी उनका बॉडी ब्लॉसम अप करेगा, अभी वो मेकिंग के पीरियड में है। तो इन मैच्योर एज के बच्चों को दवाई, दूध, समय पर भोजन, इसकी अधिक जरूरत पड़ती है भैया बहन, क्योंकि उस समय उनका शारीरिक विकास का समय होता है और एक निर्धन परिवार अपने बच्चों को ये सारी सुविधाएं नहीं दे सकता। अब आपको कहता है कि द स्टोरी पोर्ट्रेज द सफरिंग ऑफ सरमन हु वर्क्स एज एग्रीकल्चरल लेबर दैट 2 for just 5-6 months in a year। ये शिवरामन का सफरिंग आपको क्या बताता है? ये बताता है कि शिवरामन क्या था, वो लैंड लेबर है, यानी वो क्या कहते हैं, खेतीहर मजदूर है। और हम लोग को क्वेश्चन आएगा, कौन कौन सा वो वर्ग है जो पोवर्टी प्रोन है? खूब ध्यान से सुनिएगा, आपको प्रश्न आएगा परीक्षा में। वो कौन कौन से वर्ग हैं जो जिनमें निर्धनता अधिक पाई जाती है? अंग्रेजी में बोलते हैं नेम द क्लासेस हु आर पोवर्टी प्रोन, जिनमें पोवर्टी अधिक है। तो पहला हो गया खेतिहर मजदूर, दूसरा हो गया भूमिहीन किसान, तीसरा हो गया हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहन जो हैं, पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, फिर शेड्यूल ट्राइब हो गए, हमारे आदिवासी भाई बहन जो हैं। ये 4 ग्रुप में निर्धनता सबसे अधिक पाई जाती है। शिवरामन की कहानी से भी ये साबित हो गया भैया बहन। वो आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, पोवर्टी प्रोन, है ना, पोवर्टी प्रोन क्लासेस, वो सारे वर्ग जिनमें अधिक निर्धनता पाई जाती है। वो वर्ग जिनमें
अधिक पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं पोवर्टी प्रोन ग्रुप, पोवर्टी प्रोन ग्रुप्स। तो पहला आ गया भैया बहन कौन सा? पहला आ गया भूमिहीन किसान, भूमिहीन अपना खेत है ही नहीं, फसल कैसे उगाएंगे, तो निर्धन होंगे। दूसरा खेतीहर मजदूर, खेतीहर मजदूर, लैंड लेबर्स, लैंडलेस ग्रुप, लैंड लेबर्स। तीसरा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। ये चार वर्ग जो हैं भैया बहन, ये पोवर्टी प्रोन कहे जाते हैं। और एग्जामिनेशन में आपको ये प्रश्न निश्चित तौर पर आएगा, इसलिए आप इसको खूब बढ़िया से भैया बहन सुन लीजिए। अब जो लास्ट है वो हम लोग देखेंगे ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो। मैं बता रहा था कि छोटे छोटे जो आपको केस स्टडी आपके किताब में है, इस चैप्टर को पलटेंगे तो बॉक्स में, कलर्ड बॉक्स में छोटा छोटा कहानी टाइप का दिया हुआ है। वो कहानी है, वो उदाहरण है कि देखिए निर्धनता किस तरह से हमारे समाज में व्याप्त है। भैया बहन उस केस स्टडी को ज़रूर पढ़ना चाहिए, उससे क्या होगा, आपको आंसर देने में आसानी हो जाएगी। अब एक और पॉइंट जो हमेशा निकल करके आता है, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो गरीबी का मापन करता है, वो उसका नाम क्या है? NSSO। क्या है? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO निर्धनता का मापन करने वाला संगठन है। आपको MCQ में आएगा, या ऐसे भी जानकारी के लिए भी आवश्यक है भैया बहन कि देश में निर्धनता को मापने वाला ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, NSSO। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे भैया बहन। अब आपको एक टॉपिक और इसमें आएगा, और वो टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कैमरा को मैं यहाँ लाऊंगा या आएगा या नहीं आएगा, तो इसको ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो, जिसको हम लोग बोलते हैं वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता, ये तो एक टॉपिक हो गया। हाँ, ये एक टॉपिक हो गया, ये दूसरा टॉपिक हो गया वैश्विक निर्धनता। वैश्विक निर्धनता का परिदृश्य आपको लिखने आएगा, जैसे ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो, ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो आपको लिखना है। जैसे आप राज्यों में नहीं बंटवारा किए कि कौन से राज्य बहुत निर्धन है, कौन से राज्य कम निर्धन है, मैं यहाँ पर कैमरा आपको करके दिखाता हूँ भैया। हाँ, आप देखिए, यहाँ कैमरा आप देखेंगे, वैश्विक निर्धनता लिखा हुआ है। ये वैश्विक निर्धनता में आपको क्या है, वैश्विक निर्धनता में आपको बताया गया, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, आप इसको देखेंगे भैया बहन। वैश्विक निर्धनता, वैश्विक निर्धनता में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा पुअरेस्ट स्टेट है। तो जैसे इसमें देखिए कैसे रैंकिंग आप देखिएगा, सबसे पहला नंबर पर निर्धनतम देश में नाइजीरिया।
ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है। नाइजीरिया सबसे निर्धन देश कहा जाता है। यहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है पूरे विश्व में। आप याद रखिएगा, इस चैप्टर में आज के क्लास में बहुत सारे डाटा आ रहे हैं। भैया बहन इस डाटा को अवश्य कलेक्ट करके रखेंगे। सबसे निर्धनतम देश वर्ल्ड का नाइजीरिया, दूसरे नंबर पर आया बांग्लादेश, बांग्लादेश ये डाटा है। तीसरे नंबर पर भैया बहन आया, तीसरे नंबर पर हमारा भारत, जहां डॉलर बिलो 25 ईयर्स, सबसे जो कम प्रति व्यक्ति आय है पर डे के हिसाब से जो निकाला गया है। इंडिया, भारत, पाकिस्तान, उसके बाद आता है आपका चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, है ना। इस तरह से आता है और इसको हम लोग देखेंगे। और उतना लंबा डाटा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप देख जाएंगे। भैया बहन आज के क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी बातें बहुत तरीके से देखी और अब हम लोग एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं भैया बहन। तो सबसे पहले आया निर्धनता। जब चैप्टर हम लोगों ने जब शुरू किया तो निर्धनता चैप्टर शुरू करने में याद कीजिए निर्धनता की परिभाषा को देखा, उसके बाद हम लोगों ने शहरी निर्धनता देखा, ग्रामीण निर्धनता देखा, उनके कारणों को देखा, उनके निदानों को देखा। भैया बहन जो लोग आप में से अधिकांश भैया बहन मेरे क्लास में रहते हैं वो उनको मालूम है कि हम लोगों ने कभी जल्दबाजी नहीं की। हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को देखा, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को देखा और ये सारी चीज़ें 10th तक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं भैया बहन। कल के क्लास में हम लोग नरेगा पर एक टिप्पणी लिख लेंगे और हम लोग गरीबी के सामाजिक कुपरिणाम, आर्थिक कुपरिणाम क्या होते हैं ये तो हम लोगों ने देख ही लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी में पढ़े थे, निर्धनता के सूचक। निर्धनता होगा तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय घटेगी, देश का राष्ट्रीय आय घटेगा और फिर उसके बाद बेरोजगारी बढ़ेगी, जीवन स्तर निम्न होगा। इसको हम लोगों ने हेडिंग दिया था इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। भैया बहन कल के क्लास में हम लोग विस्तार से देखेंगे भैया बहन कि किस प्रकार से कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि निर्धनता के सामाजिक कुपरिणाम कौन कौन से होते हैं। एक ये देखेंगे, दूसरा देखेंगे हम लोग और क्या क्या एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए जा सकते हैं, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स और क्या क्या हो सकते हैं। और फिर देखेंगे कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने में यानी पॉवर्टी को ख़त्म करने में कौन कौन से हार्डशिप आते हैं, क्या क्या और करना होगा। एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ाना होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना होगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। क्यों? क्योंकि सारी योजनाएं भैया बहन धरी की धरी रह जाएंगी अगर जनसंख्या विस्फोट को कम नहीं किया गया। क्योंकि जनसंख्या विस्फोट एक ऐसा रोग है भैया बहन जो क्या करता है, ये सबसे अधिक जो इसमें प्रॉब्लम आता है वो आता है भैया बहन कि इससे अब प्रोग्राम्स के जो आउटकम हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ प्रोग्राम्स का आउटकम का मतलब क्या हुआ। प्रोग्राम का आउटकम्स का मतलब हुआ भैया बहन कि आप देखिए कि किस प्रकार से सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन सरकार 1 साल की योजनाएं बनाती है तो फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे सरकार इस वर्ष के लिए योजना बनाती है जितने लोगों के लिए, पता चलता है कि वो अगले साल लोग और ज़्यादा बढ़ गए। अब आप बताइए
5 ईयर्स प्लान जिस समय हमारे देश में थे तो 5 साल की योजनाएं बनता था, पता चला 5 साल के बाद देश की जनसंख्या दुगुनी हो गई या करीब करीब 1.5 गुनी हो गई। तो अब आप बताइए कि प्रोग्राम का डाटा बनाया गया कुछ, लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया कुछ, और पता चला कि लोग इतने ज़्यादा आ गए कि सारा प्रोग्राम ही समाप्त हो गया। हाँ, ये उसी तरह की बात हुई भैया बहन कि आप अपने घर में, हाँ ज़रा सोचिए कि आपने क्या किया, अपने घर में 5 लोगों का खाना बनाया, अब पता चला कि अब जो है घर में 10 आदमी आ गए। अब आप बताइए खाना बनाए 5 का, आ गए 10, तो सारा मामला भैया बहन गड्ढम गड्ढ हो जाएगा। हाँ, सारा मामला चौपट हो जाएगा। इसीलिए इस तरह की नीतियाँ कारगर नहीं हो पाती। किसी तरह की सरकार योजनाएं बनाती है, सबके सब बेकार हो जाते हैं जनसंख्या विस्फोट के कारण। तो निर्धनता उन्मूलन के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है जनसंख्या वृद्धि। हम लोग 4 रुकावटों के विषय में, हार्डशिप बिफोर पॉवर्टी एलिवेशन, इसको भी हम लोग कल देखेंगे। तो आज के लिए भैया बहन इतना ही। ये वीडियो रिकॉर्डेड है, ये आप ERP पर भी सुन सकते हैं। आप सुनते नहीं हैं, मैं बोल देता हूँ, मेरा बोलना काम है, क्योंकि जितनी मेहनत से हम लोग कक्षा लेते हैं करते हैं उसका फ़ायदा हमें सब दिन के लिए मिलना चाहिए। HWCW भी ज़रूर देखेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।